हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धनवंत चौबे अपनी पत्नी रीना और बेटी रायना के साथ फटे चिटे कपड़े पहने एक ऑटो रिक्शा में से अपने अपने सामान का बक्सा उतारते हैं। तीनों कड़ी धूप में पतली पतली गलियों से होकर गुजर रहे थे कि तभी उसी मोहल्ले में रहने वाला मनोहर उनकी गरीबी वाली हालत को देखकर कहता है, क्या हो भैया, कोई मदद चाहिए क्या? हाँ भैया, आई एम गरीब आदमी हूँ। अपने गरीब परिवार के साथ इस शहर में नए आए हैं। ये रतनलाल का मकान कहाँ पड़ेगा? अरे भाई, तुम्हारे वेशभूषा से समझ रहे हैं कि तुम गरीब हो। कैसा फटा चिटा रफू किया हुआ कपड़ा पहने हो, काफी तंगी में चल रहे हो। कोई नहीं, हम बताते हैं रतनलाल का मकान का पता। तभी मनोहर उसी रतनलाल के मकान पर लेकर जाता है, जो कि बहुत ही थोड़ा 2 कमरों का जर्जर मकान था। मनोहर वहीं पास में रहता था। मकान बताकर वो वहाँ से चला जाता है। तीनों अपना अपना बक्सा उठाए उस मकान में जाती हैं और उसकी बेटी रायना वहाँ पड़ी एक खाट पर बैठ जाती है और खुद से हाथ को हवा करते हुए कहती है, इस मकान की हालत तो हम गरीबों से भी फटीचर है। हम यहाँ रह तो पाएंगे ना? अरे रहना ही पड़ेगा यहाँ, नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। और ऐसे पसर के बैठ मत, पानी पी और घर में पहले झाड़ू लगा। हाँ, तुम दोनों काम करो, मैं थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये गरीब आदमी थक गया है। मिसेस भागवान, इस गरीब की आत्मा को टेक अ रेस्ट दो। दोनों उसे घूरती हुई सफाई में जुट जाती है। शाम तक घर की सफाई कर दोनों नहाने जाती हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। एक रोज धनवंत पीने के पानी मांगता है तो रायना पानी निकालने के लिए मटके का ढक्कन हटाती है तो मटके में पानी नहीं था। तभी धनवंत कहता है, अरे, मैंने पानी मटके से मंगवाया है, कुएं से नहीं। इतनी देर क्यों लग रही है? एक काम करो, आप कुएं से ही पानी मंगवा लो, क्योंकि मटके में तो पानी है नहीं। पानी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है। बताओ, जाइए दुकान से खरीद कर ले आइए। रीना बोल ही रही थी कि तभी बाल्टी लिए वहाँ मनोहर की पत्नी सुनीता आती है और उसकी बात सुनकर कहती है, हाय दैया, आप लोग पीने का पानी खरीद कर पीते हैं? ये लेडीज कौन है? हाय दैया, भाई साहब को तो अंग्रेजी भी आती है। अरे हम लेडीज नहीं, सुनीता हैं, मनोहर जी की पत्नी। यहाँ 2 गली छोड़ कर रहते हैं। हमारे एजी ने आपके बारे में बताया तो हम आप लोगों से मिलने चले आए। ये बकेट, मेरा मतलब बाल्टी लेकर? अरे हाँ, आप लोग यहाँ पर नए हैं तो आप लोगों को कैसे पता होगा। यहाँ पर हफ्ते में 2 बार पानी का टैंक आता है और हम गरीब लोग वहीं से पानी भरते हैं पीने का। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना देखिए ना, दुकान से पानी खरीदने के चक्कर में हम गरीब तो लूट ही जाते। कोई बात नहीं, अब हम तो बता दिए ना, तो बाल्टी लेकर चलिए टैंकर से पानी भरने की लाइन लगाने। हाँ हाँ रायना बिटिया, आंटी के साथ। तभी रायना पास पड़ी बाल्टी उठाए सड़ा समूह बनाए सुनीता के पीछे चल पड़ती है तो देखती है कि पानी भरने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी है। काफी देर इंतजार करने के बाद उसका नंबर आता है पानी भरने का। वो अपना पानी भरने के लिए बाल्टी रखने जा ही रही थी, तभी मोहल्ले की एक लड़ाकू काकी आकर पानी भरने के लिए अपनी बाल्टी लगा देती है। ये देखकर वो गुस्से में कहती है, What the hell is this? सुनीता आंटी, कौन है ये? ओ गरीब की औलाद, अंग्रेजी बोलती है। मैं मोहल्ले की काकी हूँ। हाँ तो क्या लाइन लगाए बिना पानी भरोगी? इतनी देर बाद तो मेरा नंबर आया है। ओ नहीं चिड़िया, मैं तो ऐसे ही पानी भरती हूँ। आज तो तेरे लिए पानी की किल्लत होगी। हाँ ओ काकी, मैं चाहूँ ना तो अभी खड़े खड़े ऐसे पानियों की टंकियों की ना लाइन लगवा दूँ। ओहो, ये क्या बोल गई रायना? काहे, जल मंत्री तुम्हारा चचा लगता है का? अरे ये गरीब नहीं, फेकू गरीब है। गरीबी की हालत में पगला गई है। ले ले, पानी भर ले। तभी वो पानी भरकर सुनीता के साथ घर आती है और जाते ही जोर से पानी की बाल्टी को पटक देती है। समय बीतता है। धनवंत का परिवार उस जर्जर से मकान में गरीबी के दिन गुजार रहा था कि एक रोज उसके घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है, जिसमें से चमचमाती हुई साड़ी पहने एक औरत और उसका बेटा निकलता है और दोनों धनवंत के घर जाते हैं। उन्हें देखकर धनवंत कहता है, अरे मिसेस भागवान, बिटिया को लेकर आओ, लड़के वाले आए हैं। आइए आइए, हम गरीब के घर में आपका स्वागत है। तभी वो दोनों को बैठने के लिए कुर्सी दे देता है और रीना रायना को लेकर बाहर आती है और दोनों को पानी देते हुए कहती है, लीजिए, हम गरीब तो आपको खाली पानी ही दे सकते हैं।
कोई नहीं बहन जी, आप लोग गरीब हैं तभी तो मैं आपके घर पे आई हूँ रिश्ता लेकर, क्योंकि हमेशा से ही मेरी एक इच्छा थी किसी गरीब घर की लड़की को ही मैं अपने घर की बहू बनाऊं। हाँ, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे एक गरीब लड़की से ही प्यार हुआ। देखिए भाई साहब, लड़की मुझे पसंद है, आप बस अपनी बेटी की विदाई की तैयारी कीजिए, बाकी सारा खर्चा शादी का मैं उठाऊंगी। बहन जी, आपने तो इस गरीब का दुख ही हर लिया। धन्य भाग्य हमारे जो आपने इस गरीब की बेटी को अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए सेलेक्ट किया। सोहम ने बताया कि आप घरों में नौकर का काम करते हैं। कमाल की बात है, नौकर और गरीब होने के बावजूद भी आप अंग्रेजी में शब्द बोल लेते हैं। वो पापा लोगों को बोलते देख कर ना सीख जाते हैं, वरना तो गरीब लोगों से अंग्रेजी का क्या ही लेना देना। कुछ देर में वो लोग रिश्ता पक्का करके वहाँ से चले जाते हैं। अपने मोहल्ले में इतनी बड़ी गाड़ी और अमीर लोगों को धनवंत के घर जाते देखकर मनोहर की पत्नी और बाकी मोहल्ले वाले चौंक जाते हैं। तभी मनोहर सुनीता से कहता है, ये अमीर लोग इन गरीब के घर क्यों आए होंगे भगवान? मैं क्या जानूं, क्या पता कोई अमीर रिश्तेदार हो या रिश्तेदारी करने आए होंगे। पर इतने अमीर लोग? अरे आपको क्या है, चलो राशन लेने। लड़के वालों के जाने के बाद रायना कहती है, हे भगवान, हमें इस गरीबी जिंदगी से कब छुटकारा मिलेगा। मैं तो कहती हूँ कुछ दिन अपनी कोठी में ही हो आते हैं, बहुत हो गया इस गरीब के मकान में रहना। हाँ, वहाँ जाकर बाहर से कुछ अच्छा सा खाने को ऑर्डर करेंगे, क्योंकि शादी की तारीख पक्की होने तक का समय तो है ही हमारे पास। हाँ, सही कहा। उनकी ये सारी बातें खिड़की पर खड़े मनोहर और सुनीता सुन लेते हैं, जो राशन लेने की जगह उनके घर आ रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर लगती है। अगले दिन धनवंत का परिवार घर में ताला लगाए चले जाते हैं, तो मनोहर सुनीता भी उनका पीछा करते हैं। कुछ देर में वो एक धनवंत के परिवार को बड़ी सी कोठी में घुसते हुए देखते हैं। वो भी उस कोठी वाले घर में चले जाते हैं, तो देखते हैं कि इतने आलीशान घर में वो सभी आराम से बड़े से सोफे पर बैठे हैं। ये देखकर मनोहर और सुनीता दंग रह जाते हैं। तभी मनोहर दरवाजे पर नॉक करता है और उन दोनों को देखकर धनवंत सोफे से जमीन पर बैठ जाता है। अरे मनोहर भैया, यू कमिंग हियर कैसे? अयो दादा, तुम गरीब की कोठी है? नहीं तो, अरे मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ, नौकर हूँ। वो आज मालिक घर पर नहीं है तो इन दोनों को भी यहाँ ले आया। पर तुम यहाँ कैसे? अरे हमको क्या आप लोग बुड़बक समझे हैं क्या? अरे हम शुद्ध गरीब हैं, आप लोगों के जैसे नकली और कोठी वाले गरीब नहीं हैं। वो बोल ही रही होती है कि तभी सोहम भी वहाँ आता है। कुछ देर में उसकी माँ माला भी वहाँ आती है, जो इस घर में रायना के परिवार को देखकर बहुत हैरान थी। तभी रायना कहती है, सोहम, तुम आंटी को भी साथ ले आए? नहीं यार, मुझे नहीं पता माँ यहाँ कैसे आई। अच्छा हुआ कि मैं सोहम का पीछा करते हुए यहाँ आ गई, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता किसी गरीब की कोठी भी हो सकती है। नहीं बहन जी, आप गलत समझ रही हैं। हम गरीब हैं, लेकिन अनोखे गरीब हो जिसके पास इतनी बड़ी कोठी है। अरे कैसे झूठे आदमी हो यार तुम। हम गरीब समझकर तुमको मोहल्ले में रहने में मदद किए तो तुम। बस कीजिए, हाँ नहीं है हम गरीब, और ये कोठी जैसा घर हमारा ही है। आंटी, ये सब हमने आपकी वजह से किया है। मेरी वजह से? हाँ माँ, मैं और रायना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपकी गरीब लड़की को ही अपनी बहू बनाने की इच्छा के चलते रायना ने अपने परिवार को हमारी शादी के लिए गरीब बनने पर मजबूर किया, और वहाँ उस जज्जर से मकान में गरीबी में पूरा 1 महीना बिताया। अगर ऐसा नहीं करते तो हम एक दूसरे को खो देते। हाय दैया, प्रेम में गरीब हो गए, बताओ। हाँ बहन जी, देखिए जो है यही है। अपनी बच्ची की खातिर हमने ये किया। देखिए अब आपको मेरे 1 महीने की गरीबी की कसम, मान जाइए इनकी शादी के लिए। सभी सोहम की माँ से विनती करते हैं, तो वो रायना के गरीबी के झूठे नाटक के लिए उसे माफ कर देती है। साथ ही धनवंत मनोहर से भी झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है, और फिर सभी उस गरीब की कोठी में बैठकर आराम से चाय पीते हैं। चंचल एक अमीर घर की रईस लड़की थी, जिसे सिर्फ गाड़ियों में ही घूमना फिरना पसंद था। उसकी बदकिस्मती थी कि उसको एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के रंजीत से प्यार हो जाता है, जिसके कारण वो अपना परिवार और सब कुछ छोड़कर उससे शादी करती है और अपने ससुराल में कदम रखती है। लेकिन ससुराल में आते ही उसकी सास निर्मला अपने बेटे रंजीत को एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है,
तुझे शर्म नहीं आई? तू ऐसे ही किसी की भी बेटी को भगा के ले आया। ये तुम दोनों ने बहुत गलत करा। और तुमने एक पल में अपने पुराने रिश्ते एक लड़के के चक्कर में झट से भुला दिए। जिसने तुम्हें इतना पाल पोस कर बड़ा करा, उनको भूल आई। और तुझे तो मैं अंदर चल के बताती हूँ, इसके माँ बाप कितने परेशान हो रहे होंगे। तूने सोचा जरा भी? मुझे ही नहीं बताया, शादी करके मुंह उठाकर घर आ गया। मम्मी सुनो तो, चंचल की मम्मी की डेथ के बाद इसके पापा ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद ये अकेली पड़ गई। इसको वहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन इसे कभी अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, मुझे लगा कि आप शादी के लिए नहीं मानोगी। तो तुझे क्या लगता है अब मैं मान गई? लेकिन मम्मी हमारी मजबूरी तो समझो। मैं ऐसे नहीं मानूंगी। पैर छुओ, आशीर्वाद लो नलायकों। दोनों ही निर्मला के पैर छूने के लिए आगे झुकते हैं। तभी निर्मला उन्हें रोकते हुए कहती है, बस बस, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। चलो अब चलकर अंदर आराम कर लो। और हाँ, कल सुबह जल्दी उठ जाना, मंदिर जाना है साथ में। अगली सुबह दोनों जल्दी उठकर मंदिर जाने को तैयार होते हैं। तभी निर्मला हॉल में उनको आवाज लगाते हुए कहती है, नीचे आ जाओ अगर तैयार हो गए हो। जल्दी जल्दी कर लो, पूजा का समय निकला जा रहा है। बस आ गए मम्मी, क्यों चिल्ला रही हो? और इतनी एक्साइटमेंट? अरे क्यों ना होगी, मेरे बेटे बहू को आज मैं मंदिर चले जा रही हूँ। अब ये बहू कहाँ रह गई, बस नहीं मिलेगी हमें। चंचल के आते ही निर्मला दोनों को लेकर मंदिर के लिए निकल जाती है। जिसके बाद वो सब बस स्टॉप पर बस का वेट करते हैं। ये देखकर चंचल मन में बोलती है, ये क्या, बस में जाना पड़ेगा? अरे मैं तो आज तक कभी बस में बैठी ही नहीं। चल चल, बस आ गई, जल्दी से चढ़ जाना दोनों। बस के आते ही चंचल और बाकी सब उसमें बैठ जाते हैं। लेकिन चंचल को बस में चक्कर आने लगते हैं और वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए मंदिर पहुंचकर पूजा करके आती है। जिसके बाद बस में बैठकर जब वो वापस आने लगते हैं तो कुछ देर बाद उसे बस में वॉमिटिंग जैसा फील होता है। ये देखकर निर्मला बोलती है, कपड़े खराब मत कर लियो बहू, अभी बस से उतरकर नींबू लेती हूँ, उससे तेरा जी मचलना बंद हो जाएगा। चंचल से कंट्रोल नहीं हो पाता और वो बस में ही उल्टी कर देती है। ये देखकर निर्मला बोलती है, कर दी उल्टी, बोला था रोक कर रखियो। मम्मी कैसी बात कर रही हो? वोमिटिंग को कोई कैसे रोक सकता है? उसे बस में चक्कर आते हैं और आज तक इसने कभी बस में ट्रेवल नहीं करा, पहली बार बैठी है वो। ऐसे में तो किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। तो अब क्या हवाई जहाज में लेकर जाऊं? चल उतर, घर आ गया। वैसे भी अब बस की ही आदत डालनी पड़ेगी, हम रईस तो है नहीं जो गाड़ियों की सैर करवाएं। निर्मला बस से उतरकर नींबू और काला नमक लेकर अपनी बहू को देती हुए बोलती है, ये ले बहू नींबू नमक, इसे चाट ले, इससे तेरा मन ठीक हो जाएगा। घर चलकर आराम कर लियो। गंदा टेस्ट है, फेंक मत, तभी तो सही होगा, चाट ले इसे। सब घर आ जाते हैं। जिसके बाद भी चंचल को वॉमिटिंग आने लगती है, जिसके कारण वो वॉमिटिंग को रोकने के लिए नींबू पर नमक डालकर चाटने लगती है। ऐसे ही 1-2 दिन उसका मन अंदर से मचलने लगता है। वॉमिटिंग ना हो जाए इस डर से वो पहले ही नींबू नमक निकाल कर चाटने लगती है। ऐसे ही चंचल को नींबू नमक चाटने की आदत पड़ जाती है। जिसके बाद उसे जहाँ भी नींबू दिखता तो वो उस पर नमक लगाकर चाटने लगती और पूरा नींबू अच्छे से चाटने के बाद घर के दरवाजे पर फेंक देती। ऐसे ही एक दिन निर्मला बाहर अपनी चौखट की सफाई कर रही होती है। तभी उसे वहाँ नींबू पड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो घबराकर बोलती है, हे भगवान, हमारे घर नींबू कौन रख गया? किसके जलन हो रही है? मेरी बहू आ गई इसलिए किसी ने काला जादू करके रखा है। भगवान सब देख रहा है, कुछ नहीं होने देगा वो। सब कर लो जो करके देखना है। अरे सामने करके जाओ, फिर बताती हूँ मैं। हाथ नहीं टूटे ये सब करते हुए। शाम होने पर निर्मला सब्जी बनाने लगती है और फ्रिज में से कुछ सामान लेते हुए देखती है कि नींबू नहीं है। जिस पर वो बोलती है, मैं नींबू लेकर तो आई थी सब्जी में डालने के लिए, मुझे याद भी है, फिर नींबू गए कहाँ? बहू से पूछती हूँ। निर्मला रसोई से बाहर आकर चंचल को बोलती है, बहू मैं सब्जी में डालने के लिए नींबू लाई थी, तूने लिए हैं क्या? जी मम्मी जी, वो नींबू मैंने ले लिए थे। कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर ले आती हूँ और तू इतने भिंडी बना ले। और सुन, वो नींबू तूने फेंका था क्या काट कर गेट के पास? मम्मी जी फेंका नहीं था, हाथ से छूट के गिर गया था और फिर मैंने उसे उठाया नहीं। अच्छा,
मैं तो खामखा गालियाँ बक रही थी, मुझे लगा कोई रख कर चला गया हमारे दरवाजे पर। चल मैं आती हूँ। निर्मला बाजार से ज्यादा नींबू खरीद कर ले आती है, जिसके बाद सब्जी पर आकर वो 2 नींबू सब्जी में डाल देती है और बाकी के फ्रिज में रख देती है। और अगले दिन चंचल सारे नींबू एक एक करके नमक लगाकर चाटती रहती है। ऐसे ही 2 दिन बाद निर्मला फ्रिज खोलकर देखते हुए कहती है, बहू ने फिर से सारे नींबू का नींबू पानी बनाकर खत्म कर दिया और सारा पानी खुद ही पी गई। अभी जाकर बताती हूँ। निर्मला चंचल के कमरे में आकर कहती है, मैं सबके लिए नींबू पानी बनाने के लिए नींबू लाई थी और तू अकेले ही पी गई। नहीं मम्मी जी, मैंने तो नींबू पानी नहीं पिया। तो कहाँ गए इतने सारे नींबू? वो तो नींबू मैंने नमक डालकर खा लिए। इतने नींबू खाकर खत्म कर दिए तूने। तू प्रेग्नेंट तो नहीं है? नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझसे छुपा रही है? इतना खट्टा तो तभी खाते हैं। तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चलियो आज शाम। निर्मला शाम होते ही बस शक के दायरे पर चंचल को डॉक्टर को दिखाने ले जाती है, जिसके बाद पता चलता है कि चंचल प्रेग्नेंट नहीं है। जिसके बाद अपनी बहू को घर लाकर निर्मला बोलती है, इतना खट्टा कौन खाता है? तेरे दांत को अजीब नहीं लगता? मुझसे तो नहीं खाया जाता इतना खट्टा, और तू भी मत खाया कर, वैसे ही हड्डियां कमजोर है तेरी और हो जाएंगी। निर्मला के समझाने पर भी चंचल नहीं मानती। नींबू नमक चाटना उसकी आदत जो बन गई थी, नींबू ज्यादा खाने की वजह से उसे एक दिन पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। रंजीत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर चंचल को चेक करने के बाद रंजीत को बताते हैं, चंचल को एसिड रिफ्लेक्स हुआ है। ये एसिडिक फूड की वजह से होता है, जैसे ज्यादातर नींबू खाने से। अब से हरी सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करनी होंगी इनको। कुछ दवाइयां हैं जिससे ये कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। और आपके लिए एक खुशखबरी भी है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। थैंक यू डॉक्टर, अच्छा किया। अब मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? जी मिल सकते हैं। रंजीत चंचल के पास नींबू लेकर जाता है और उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, जान देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारा फेवरेट। नहीं खाना मुझे इसे, ले जाइए। सुन लिया मैंने डॉक्टर ने क्या कहा। अभी भी चाहिए हो तो बता देना, मैं ले आऊँगा। मम्मी जी बोलो ना इनको कि मजाक नहीं करे। चल गया ना पता, खाओगी अब? हाँ, अब कभी नहीं। चंचल नींबू चाटने की अपनी आदत को छोड़ देती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।